हेलो। इस चैप्टर में मैं कवर करूंगा नाउन्स। नाउन्स बोलते हैं संज्ञा को। हिंदी में नाउन्स को कहा जाता है संज्ञा। इससे पहले नाउन स्टार्ट करें, बिल्कुल इंग्लिश के बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश में सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस को बोलते हैं वाक्य। जब आप किसी भी भाषा में सेंटेंस बनाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। देखिए, सेंटेंस बनाने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई एक बिल्कुल सिंपल सेंटेंस लेता हूं, मान लो मैं पढ़ता हूं या मैं डांस करता हूं। सो आई रीड, आई डांस। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, इससे छोटा सेंटेंस हो ही नहीं सकता। ये तो दो शब्दों का वाक्य है, क्योंकि दो से अगर कम होंगे तो फिर वो सिर्फ एक शब्द ही रह जाएगा, यानी वर्ड रह जाएगा। इसलिए सेंटेंस मिनिमम दो शब्दों से मिलकर बनता है। तो ये मैंने सबसे छोटा सेंटेंस बनाया है, आई रीड, आई डांस। अब इसमें दो शब्द हैं, एक आई और दूसरा रीड। इसी तरह इसमें भी दो शब्द हैं, एक आई और दूसरा डांस। इसमें एक सब्जेक्ट का और दूसरा वर्ब का होना जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब के बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता। सो सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। इसी तरह ये वाले सेंटेंस देखते हैं नीचे। वो पेंट करते हैं, दे पेंट। वो जाते हैं, दे गो। शी गोज, वो जाती है। सो इसके अंदर वर्ब होता है क्रिया, यानी जो काम हो रहा है, और सब्जेक्ट होता है इस क्रिया या काम को करने वाला, यानी डूअर। जो करता है वो सब्जेक्ट। अब इसमें देखिए, आई रीड, मैं पढ़ता हूं, तो आई काम कर रहा है, यानी आई है सब्जेक्ट और रीड है वर्ब। इसी तरह आई है सब्जेक्ट, डांस है वर्ब, दे है सब्जेक्ट, पेंट है वर्ब। तो सेंटेंस मिनिमम दो चीजों का बनता है, सब्जेक्ट और वर्ब। लेकिन सेंटेंस जनरली दो शब्दों के नहीं होते हैं, कि जिसमें दो शब्द आपको दे दिए, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। सेंटेंस तो लंबे होते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा बाकी चीजें भी होती हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर आप सब्जेक्ट को बाहर निकाल देते हैं, जैसे आई रीड अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, वो पार्टी में जाते हैं, दे गो टू अ पार्टी। अगर आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को बाहर निकाल देते हैं तो जो बाकी पार्ट बचता है उसे बोलते हैं प्रेडिकेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये वाला सेंटेंस देखिए, वो लोग पार्टी में जाते हैं। इसमें जाता कौन है, दे, यानी दे हो गया सब्जेक्ट, और गो टू अ पार्टी हो गया प्रेडिकेट पूरा। किसी भी सेंटेंस, अगर ये कोई सेंटेंस है, इसमें अगर आप ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को बाहर निकाल दें तो बाकी सेंटेंस जो बच जाएगा उसे बोलते हैं प्रेडिकेट। सो अब हम देखते हैं संज्ञा क्या होती है। अब आपको यह पता है कि वाक्य क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है, और प्रेडिकेट क्या होता है। नाउन मतलब संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा नाउन नेम होती है। किस चीज का नाम? पर्सन, प्लेस या थिंग। यहां पे पर्सन से मतलब है कोई भी जिंदा चीज। ये कोई जानवर हो सकता है, कोई ह्यूमन बीइंग हो सकता है, मेल फीमेल हो सकती है। प्लेस मतलब कोई जगह का नाम, और थिंग मतलब कोई भी थिंग, कोई भी चीज जो आप सोच सकते हैं। ये जरूरी नहीं कोई ऐसी वस्तु हो जिसे आप छू सकें, महसूस कर सकें। कोई फिलोसॉफिकल चीज भी हो, जैसे प्यार, जैसे नॉलेज, कोई भी ऐसी चीज, वो सब भी थिंग के अंदर आती है। फॉर एग्जाम्पल अब सेंटेंस देखते हैं कुछ, जैसे बिल्ली ने खिलौने को तोड़ दिया, द कैट ब्रोक द टॉय। इसमें कैट है पर्सन और टॉय है थिंग, तो ये दोनों हो गए नाउन यानी कि संज्ञा। रमेश ने चावल बनाए पिकनिक के लिए, सो रमेश है पर्सन, राइस है थिंग और पिकनिक है प्लेस, तो तीनों हो गए नाउन। तो किसी भी सेंटेंस में नाउन को आसानी से पहचाना जा सकता है। नाउन होता है पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम। अब जो नाउन है ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, यानी एक वचन भी हो सकते हैं और बहुवचन भी हो सकते हैं। जैसे तीन वुल्व्स, तीन लोमड़ियों ने मिलके चांद को देखा, तो लोमड़ियां यहां बहुवचन है, मून सिंगुलर है, लाइब्रेरी सिंगुलर है, बुक्स प्लूरल है, प्रोफेसर ने अपने सिद्धांत समझाए, सो द प्रोफेसर एक्सप्लेन्ड हिज प्रिंसिपल्स। प्रोफेसर सिंगुलर है, प्रिंसिपल्स प्लूरल है। अब देखते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाते कैसे हैं। ज्यादातर नाउन है उनके आगे सिर्फ एस लगा दो, प्लूरल बन जाएगा। जैसे चेयर चेयर्स, जैसे बोट बोट्स, हाउस हाउसेज, कैट कैट्स, रिवर रिवर्स। सिंपल आगे एस लगाना है। अगर है नदी तो नदी के आगे एस लगा दो, बहुवचन बन जाएगा नदियां। लेकिन कुछ नाउन्स के अंदर आगे ईएस भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है एस। ये वो नाउन है जो एस, एक्स, जेड, सी एच या एस एच से खत्म होते हैं। जैसे बस बनाना है अगर प्लूरल तो आगे ईएस लगा दो, बसेज, विश, विशेज, पिच, पिचेज, बॉक्स, बॉक्सेस। इसी तरह कुछ नाउन है उनमें हम वाई हटा के आखिर में आई ई एस लगा देते हैं उनका बहुवचन बनाने के लिए। जैसे पेनी, पेनी मतलब सिक्का, तो पेनीज। स्पाई मतलब जासूस, स्पाइज। बेबी का बन गया बेबीज,
सिटी का बन गया सिटीज, डेजी का बन गया डेजीज। इस तरह से कुछ नाउन्स अलग अलग हैं, हर एक का बहुवचन का बनाने का तरीका, प्लूरल बनाने का तरीका अलग अलग होता है। अब कुछ नाउन और हैं जिनमें हम ईएस लगा के बना सकते हैं, या कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो एफ में खत्म होते हैं या एफ ई में खत्म होते हैं, जैसे वाइफ। अब मुझे वाइफ का अगर प्लूरल बनाना है तो बना दूंगा वाइव्स। इसी तरह चाकू यानी नाइफ, नाइफ में आगे एफ ई हटा के बना दूंगा KNIVES, नाइव्स यानी बहुत सारे चाकू। बॉक्स का आगे ईएस लग जाएगा, वॉच, मोस, इनमें सब में ईएस लगेगा आखिर में। तो अलग अलग तरीके हैं बहुवचन बनाने के। कुछ नाउन हैं ये थोड़े डिफिकल्ट हैं, इनका बहुवचन बनाने का तरीका बिल्कुल ही अलग है, इसमें कोई रूल अप्लाई नहीं होता है। ना हम इनमें एस लगाते हैं, ना ईएस लगाते हैं, ना IVES या कोई इस तरह का शब्द नहीं लगाते हैं। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड का बन जाता है चिल्ड्रन, चाइल्ड मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे। वुमेन का बन जाता है वुमेन, इसमें मैंने सिर्फ ए को रिप्लेस कर दिया ई से। इसी तरह मैन का बन गया मैन। माउस मतलब एक चूहा, माइस मतलब बहुत सारे चूहे। गूज मतलब एक बत्तख, गीज मतलब बहुत सारी बत्तख। सो गूज का बन गया गीज। कुछ नाउन ऐसे भी हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में बिल्कुल एक जैसे रहते हैं, कोई परिवर्तन ही नहीं है। जैसे शीप, शीप ही रहता है। भेड़, एक भेड़ है तो भी शीप, बहुत सारी भेड़ हैं तो भी शीप। डियर का डियर ही रहता है। हिरन, एक हिरन है तो भी डियर, बहुत सारे हिरन है तो भी डियर। सीरीज का सीरीज ही रहता है, और स्पीशीज का स्पीशीज ही रहता है। स्पीशीज बोलते हैं प्रजाति को। कुछ डिफरेंट तरह के देखते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। कैक्टस का पौधा होता है जो मरुस्थल में उगता है, डेजर्ट में, ज़ेरोफाइट। कैक्टस होता है एक, इसका प्लूरल है कैक्टाए। फोकस, फोकाए। फंगस, फंगाए। न्यूक्लियस, न्यूक्लियाए। सिलेबस, सिलेबाए। एनालिसिस का बन जाएगा एनालिसिस। डायग्नोसिस, जब हम किसी डिजीज को डायग्नोज करते हैं, डायग्नोसिस का बन जाता है डायग्नोसिस। इसमें IS कन्वर्ट हो रहा है ES के अंदर, तो ये बहुत ध्यान से देखने हैं ये शब्द। ओआसिस होता है जब किसी सूखी जगह पे कोई पानी मिल जाए, उसे ओआसिस बोलते हैं। तो ओआसिस का बहुवचन हो गया ओआजीज। सो ये लेफ्ट में जो लिखे हैं ये सिंगुलर हैं, और जो राइट में लिखे हैं ये प्लूरल है, बहुवचन है। थीसिस, जैसे हम कोई थीसिस लिखते हैं, कोई किताब लिखते हैं, तो थीसिस का प्लूरल हो गया थीजीज। बुरे वक्त को बोलते हैं क्राइसिस, और इसका प्लूरल हो गया क्राइजीज। इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है फिनोमेना, फिनोमेनन, फिनोमेनन का प्लूरल होता है फिनोमेना। क्राइटेरियन मतलब आधार, क्राइटेरियन का प्लूरल हो गया क्राइटेरिया। इसी तरह डेटम, डेटम का प्लूरल होता है डेटा। अब ये कुछ अभ्यास है, आपको बताना है क्या आएगा। मेरे 3 बच्चे हैं, सो आई हैव 3 चिल्ड्रन। देयर आर 5 men and 1 woman. बेबी या बेबीज प्ले विद बॉटल्स एज टॉय। अब यहां पे क्या आएगा, बेबी या बेबीज। अब यहां पे वर्ब देखिए, वर्ब है प्ले, तो प्ले है मतलब बहुवचन आएगा, क्योंकि अगर सिंगुलर वर्ब होती तो आता प्लेज। जब सिंगुलर वर्ब होती है, सिंगुलर नाउन होता है, उसके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। जैसे अगर आप बोलते हैं शी रीड्स, वो पढ़ती है, लेकिन अगर बहुत सारे लोग हैं तो आप बोलेंगे दे रीड, एस हटा देंगे। यहां पे एस नहीं है, इसका मतलब बहुवचन है, तो बहुवचन में होगा बेबीज। इस तरह से कोई भी फिल इन द ब्लैंक आप कर सकते हैं। आई पुट 2 बिग पोटैटोज। अ फ्यू मैन वियर वॉचेज, क्योंकि बहुत सारे मैन है। अ फ्यू मैन मतलब काफी सारे मैन, तो वो पहनते हैं घड़ियां यानी वॉचेज। आई पुट अ मेमो या मेमोज ऑन द डेस्क। ए लिखा है, ए मतलब एक यानी मेमो। आई सो ए माउस या माइस रनिंग बाय, मैंने एक चूहा जाते हुए देखा, तो एक, ए का मतलब एक यानी माउस, क्योंकि माइस मतलब होता है बहुत सारे चूहे। देयर आर फ्यू, फ्यू का मतलब होता है थोड़े बहुत यानी बसेस। इस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो ये इनके आंसर हैं। अब ये बताइए, सिस्टर इन लॉ, अगर सिस्टर इन लॉ को कैसे लिखते हैं? सिस्टर इन लॉ होती है आपकी पत्नी की छोटी बहन। सिस्टर इन लॉ को कैसे लिखते हैं? क्या ऐसे लिखते हैं या बीच में हाइफन डालेंगे, डैश डालेंगे? कौन सा ठीक है लिखने का तरीका? सो याद रखिए, सिस्टर इन लॉ को हमेशा लिखते हैं डैश लगाकर। जब भी इस तरह के शब्द होते हैं, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ यानी सास, आपकी सासू माँ, तो उनको मदर इन लॉ को भी आप लिखेंगे बीच में डैश लगाकर। तो ये तरीका ठीक है लिखने का। इसी तरह फादर इन लॉ, इसमें भी बीच में डैश लगेगा। कमांडर इन चीफ, जैसे आर्मी के अंदर होता है कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ के बीच में भी डैश लगेगा। सिस्टर इन लॉ। अब सिस्टर इन लॉ का बहुवचन कैसे बनाऊंगा? सिस्टर इन लॉ
के बहुवचन बनाना है अगर मुझे, तो मैं एस कहां पे लगाऊं? क्या मैं लिखूं सिस्टर इन लॉज आखिर में, या मैं लिखूं सिस्टर्स इन लॉ? कौन सा तरीका ठीक है? इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कई बार, सिस्टर इन लॉ या सिस्टर्स इन लॉ। तो ये एक काफी बड़ा क्वेश्चन है जो अक्सर आता है जब भी इस तरह के कोई भी अगर सेंटेंस आ जाए, कोई भी शब्द आ जाए, मान लीजिए सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, इसमें जब भी बहुवचन बनाना है तो हम लगाएंगे सिस्टर, मदर या फादर के आगे एस, यानी जो पर्सन है उसके आगे लगाएंगे, आगे वालों के आगे नहीं लगाएंगे। तो इसका सही आंसर है सिस्टर्स इन लॉ। इसी तरह फादर इन लॉ का प्लूरल हो गया फादर्स इन लॉ, ना कि फादर इन लॉज। इसी तरह कमांडर इन चीफ का हो गया कमांडर्स इन चीफ, क्योंकि फादर इन लॉ है, अल्टीमेटली है तो वो फादर ही, तो फादर का प्लूरल क्या हो गया? फादर्स। इसी तरह कमांडर का प्लूरल क्या हो गया? कमांडर्स। तो इसलिए यहां पे आप चीफ के आगे एस नहीं लगाएंगे। अब बात करते हैं पोजेसिव नाउन की। पोजेसिव नाउन वो है जो आपका कोई पोजेशन दिखाता है। पोजेशन मतलब आपकी संपत्ति, आपका बिलोंगिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपके पास जूता है तो आप बोलेंगे ये मेरा जूता है, यानी वो आपका पोजेशन है। तो जब भी कोई चीज एक बिलोंगिंग या पोजेशन या आपकी संपत्ति दिखाती है उसको बोलते हैं पोजेसिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, जॉन की गाड़ी, तो आप लिखेंगे जॉन्स कार, क्योंकि ये जॉन की गाड़ी है। इसी तरह आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द कार ऑफ जॉन, लेकिन ज्यादा उपयुक्त तरीका है जॉन्स कार। इसी तरह द रूम ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स रूम। क्लोथ्स फॉर मैन, मेन्स क्लोथ्स। बोट ऑफ द सेलर्स, सेलर्स बोट। जब भी कोई पॉजेसिव नाउन होगा तो का, की या के का स्वर आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर राम की गाड़ी है तो आप बोल सकते हैं द कार ऑफ राम, लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका है राम्स कार, राम की गाड़ी। तो की, का और के स्वर के लिए हम यूज करते हैं एपोस्ट्रोफ। अब देखिए इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, एपोस्ट्रोफ का जो साइन होता है, ये जो आप साइन देख रहे हैं इसे एपोस्ट्रोफ बोलते हैं। जैसे दो अंग्रेजी के शब्द हैं, अगर उनमें बीच में कॉमा लगता है नीचे की तरफ तो इसको बोलते हैं कॉमा, और अगर ये कॉमा ऊपर की तरफ लगा देते हैं तो उसे बोलते हैं एपोस्ट्रोफ। और ये एपोस्ट्रोफ अंग्रेजी में काफी नया साइन है, हमने पिछले 100 सालों के अंदर ही इसे यूज करना स्टार्ट किया है। जब से अंग्रेजी बनी ऐसा नहीं है, तब से हम अपोस्ट्रोफ यूज करते हैं। अपोस्ट्रोफ लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं और ये तरीके सीखने बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि इन पे अक्सर सवाल आते हैं। मान लीजिए अगर आपको बोलना है किताब का कवर, तो आप उसे कैसे लिखेंगे? देखिए सबसे आसान तरीका है, अगर कोई सिंगुलर नाउन है, अब हम देख चुके हैं सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं, एक वचन बहुवचन क्या होते हैं। सिंगुलर में पॉजेसिव नाउन बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर आपको बोलना है, मान लीजिए डायना की किताब, चलिए ये वाला सेंटेंस देखते हैं, डायना की किताब, तो सबसे पहले लिखिए डायना और फिर लिखिए किताब। अब आपको यह डिसाइड करना है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। सिंगुलर प्लूरल देखना है आपको सब्जेक्ट, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है? डायनाज बुक में डायना, क्योंकि डायना पर्सन है जिसकी किताब है, सो डायना है सब्जेक्ट और बुक है ऑब्जेक्ट। सो डायना सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एपोस्ट्रोफ लगा के पीछे एस लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, पक्षी के बहुत सारे अंडे। अब यहां अंडे बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता अंडे कितने हैं, मुझे सब्जेक्ट से मतलब है। सब्जेक्ट पक्षी तो एक ही है, क्योंकि मैंने लिखा है बर्ड, तो सिंपल आपको लिखना है पक्षी के अंडे, पहले लिखिए बर्ड, ऊपर लगा दीजिए एपोस्ट्रोफ, फिर लगा दीजिए एस और फिर लिख दीजिए एग्स। इसी तरह से अगर आपको लिखना है भारत की वायु, भारत का मौसम, भारत का क्लाइमेट, तो आप कैसे लिखेंगे? अब लिखिए पहले इंडिया, इंडिया सिंगुलर है, एक ही है इंडिया, तो इंडिया के ऊपर लगाइए एपोस्ट्रोफ, फिर लगाइए एस और फिर लिख दीजिए क्लाइमेट। यानी सिंगुलर नाउन हो अगर तो काम बहुत आसान हो जाता है। सिंगुलर नाउन के अंदर कुछ भी नहीं करना, सिंपल एपोस्ट्रोफ लगा के एस लगा देना है, खत्म। लेकिन प्लूरल के अंदर रूल बदल जाएंगे, और प्लूरल के अंदर रूल इसलिए बदल जाएंगे क्योंकि हम देख चुके हैं कि प्लूरल बनाने का तरीका हर नाउन का अलग अलग होता है। किसी में आगे एस लगता है, किसी में आगे ई एस लगता है, किसी में आई ई एस लगता है, कोई ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल सेम ही रहते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। जब प्लूरल बनाने का सबका तरीका अलग अलग है, इसीलिए प्लूरल में रूल भी अलग अलग होंगे। प्लूरल में रूल ये है, अगर प्लूरल में पहले से एस लगाए तो हम एपोस्ट्रोफ लगा के एक और एस नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर प्लूरल में एस नहीं लगाए तो हम एपोस्ट्रोफ भी लगाएंगे और एस भी लगाएंगे। ये सिंपल सा रूल आपको याद रखना है। मैं रिपीट कर देता हूं, अगर प्लूरल में एस नहीं लगाए तो मैं एस लगाऊंगा,
और अगर एस पहले से लगा है तो मैं एस नहीं लगाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लिखना है हाथी की टांगे, अब यहां हाथी बहुत सारे हैं तो मुझे बोलना है हाथियों की टांगे। सो मैं इसमें पहले लिखूंगा एलिफेंट्स और फिर लिखूंगा टांगे यानी लेग्स। अब मुझे पॉजेसिव प्रोनाउन बनाना है, यानी मुझे किसका स्वर चाहिए, का, की या के का स्वर चाहिए। हाथियों की टांगे, की का स्वर चाहिए, तो की के लिए मैं क्या करूंगा, एपोस्ट्रॉफ लगाऊंगा। अब एस लगाऊंगा कि नहीं, एपोस्ट्रॉफ तो आएगा ही आएगा। अगर पॉजेसिव नाउन है तो एपोस्ट्रॉफ तो आएगा ही आएगा, लेकिन एस लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा। तो पहले लिखा एलिफेंट्स, एलिफेंट्स में तो पहले से ही एस है, इसका मतलब मैं एस नहीं लगाऊंगा, यानी ये हो जाएगा एलिफेंट्स लेग्स, तो इसमें एस नहीं लगेगा। अगर मान लो मुझे बोलना है बहुत सारे बच्चे हैं और उनके बहुत सारे जूते हैं, यानी बच्चों के जूते, तो पहले मैं लिखूंगा बेबीज और फिर लिखूंगा शूज। तो बच्चे बहुत सारे हैं और जूते भी बहुत सारे हैं, सब्जेक्ट है बेबीज यानी प्लूरल है। अब इसमें एपोस्ट्रोफ तो लगाऊंगा ही, क्या मैं एस लगाऊंगा, बेबीज में पहले से ही एस लगा हुआ है यानी एस नहीं लगाऊंगा। सो ये हो जाएगा बेबीज शूज। इसी तरह से आप कोई भी लगा सकते हैं। मान लीजिए मेंबर्स के वोट्स, बहुत सारे मेंबर हैं तो पहले लिख दिया मेंबर्स फिर एपोस्ट्रोफ, लेकिन मेंबर्स में पहले से एस है तो एस नहीं लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा मेंबर्स वोट्स। इस तरह बनाया जाता है प्लूरल का पॉजेसिव नाउन अगर एस पहले से लगा है तो। अब उन शब्दों का क्या करें जो बहुवचन है लेकिन जिनमें एस नहीं लगा। फॉर एग्जाम्पल कैटल, कैटल बोलते हैं हमारे जो मवेशी होते हैं, जो गाय भैंस बकरी, इन सबको कैटल बोला जाता है, जो हमारे खेतों में काम करते हैं। कैटल एक ऐसा शब्द है जो कैटल ही रहता है, अगर एक है तो भी, बहुत सारे हैं तो भी। अगर आप कैटल शब्द चेंज नहीं होता, अंग्रेजी में कैटल्स नाम का कोई शब्द नहीं है। अब आपको बोलना है जो भेड़ बकरी हैं उनके सींग, अब भेड़ बकरी तो बहुत सारे हैं लेकिन शब्द तो कैटल ही है, तो आप पहले लिखिए कैटल और कैटल के बाद आप लिखिए सींग यानी हॉर्न्स। अब एपोस्ट्रोफ लगा दीजिए, एपोस्ट्रोफ तो लगेगा ही। क्या यहां पे एस लगेगा, एस लगेगा, क्योंकि कैटल के अंदर एस नहीं लगा है इसलिए एस लगाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा कैटल्स हॉर्न्स। इसी तरह अगर आपको बोलना है महिलाओं के कपड़े, तो आप पहले लिखिए महिलाएं। अब महिलाएं बहुत सारी हैं क्योंकि वुमेन, स्पेलिंग देखिए MEN यानी बहुत सारी महिलाएं, वुमेन। बाद में लिखिए क्लोथ्स और एपोस्ट्रोफ लगा दीजिए बीच में, क्योंकि आपको की का स्वर चाहिए के का। वुमेन के कपड़े यानी वुमेन के क्लोथ्स, तो के लिए एपोस्ट्रोफ का स्वर आ गया। अब यहां पे एस लगेगा क्योंकि वुमेन के अंदर एस नहीं लगा है, यानी प्लूरल के अंदर अगर पहले से एस लगा है तो मैं एस नहीं लगाऊंगा एपोस्ट्रोफ के बाद, और अगर एस नहीं लगा है पहले से तो मैं एस जोड़ दूंगा। एक और एग्जांपल है बड़ा अच्छा यहां पे, बच्चों के खिलौने, तो बच्चे यानी बहुत सारे हैं यानी चिल्ड्रन हो गया, और चिल्ड्रन में तो एस नहीं लगाए तो एपोस्ट्रोफ लगा के एस लगा दूंगा, तो ये बन जाएगा चिल्ड्रंस टॉयज। अब देखते हैं इनडेफिनेट पॉजेसिव प्रोनाउन। इनडेफिनेट पॉजेसिव प्रोनाउन मतलब जब कोई पर्सन का नाम नहीं लिखा है या पता नहीं है पर्सन कौन है, ये पर्सन कोई भी हो सकता है, जैसे वन यानी कोई भी, एनीबडी मतलब कोई भी, ईच अदर, नोबडी मतलब कोई भी नहीं, नो वन, समबडी कोई, मतलब इसमें कोई पर्सन की आइडेंटिटी नहीं है, इनको बोलते हैं इनडेफिनेट। इनडेफिनेट के अंदर अगर मुझे पॉजेसिव लगाना है तो मैं एपोस्ट्रोफ भी लगाऊंगा और एस भी लगाऊंगा, ये रूल आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना है कोई भी तो मतलब एनीबडी, लेकिन अगर आपको बोलना है किसी का भी तो आप बोलेंगे एनीबडीज। मान लीजिए 3 टीमें खेल रही हैं A, B और C, और आपको बोलना है कि तीनों में से कोई भी टीम जीत सकती है, तो आप बोलेंगे दिस इज एनीबडीज गेम, यानी एनीबडीज मतलब ये गेम किसी का भी हो सकता है, यानी एनीबडीज। इसी तरह नोबडी है तो नोबडीज, इसी तरह समवन है तो समवंस, समबडी है तो समबडीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई पर्स मिलता है और आप बोलना चाहते हैं ये पर्स किसी का भी हो सकता है, तो आप बोलेंगे दिस पर्स कैन बी ऑफ एनीबडीज, एनीबडीज। तो उसमें एनीबडी लिख के एपोस्ट्रोफ लगा के एस लगा देना है। तो इनडेफिनेट पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर एपोस्ट्रोफ भी लगता है और एस भी लगता है। अगली बात, अगर हाइफनेटेड नाउन है, हम ये देख चुके हैं जैसे फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इनमें हाइफन लगता है। हाइफन मतलब डैश, तो जब हाइफन लगाते हैं तो इसमें आखिरी शब्द के अंदर सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगेगा, सारे शब्दों में नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना है मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे एडवाइस दी, यानी मेरी सिस्टर इन लॉ की एडवाइस, तो अब यहां पे की आ गया। की आ गया मतलब आप समझ जाइए पॉजेसिव प्रोनाउन की जरूरत है। का, की या के का स्वर जब होता है तो पॉजेसिव प्रोनाउन लगता है। सो इसमें आप कैसे लिखेंगे, माई सिस्टर इन लॉ लिख के एपोस्ट्रोफ लगा के एस लगा दीजिए। यहां पे एपोस्ट्रोफ और एस सिस्टर के साथ नहीं आएगा, इन के साथ नहीं आएगा, सिर्फ आखिरी वाले शब्द के पास आएगा। तो अगर किसी हाइफनेटेड नाउन में 4 शब्द हैं तो चौथे शब्द के बाद एपोस्ट्रोफ और एस लगेगा, यानी आप बोलेंगे माई सिस्टर इन लॉज एडवाइस।
इसी तरह अगर टी शर्ट का लोगो है तो आप बोलेंगे टी शर्ट्स लोगो। इसी तरह अगर आपको बोलना है पानी के बोतल की शेप, तो वाटर बॉटल, वाटर बॉटल के अंदर बीच में हाइफन लगता है, सो वाटर बॉटल में आखिर में लगेगा एपोस्ट्रोफ। अब इसमें एस लगेगा कि नहीं लगेगा? एस नहीं लगेगा, क्योंकि वाटर बॉटल्स में ऑलरेडी एस है। तो आपका जो वो वाला रूल था, रूल नंबर 2, जिसमें आपने ये कहा था अगर कोई प्लूरल शब्द है, प्लूरल शब्द में पहले से अगर एस लगा हुआ है तो आप एस नहीं लगाएंगे एपोस्ट्रोफ के बाद। तो वाटर बॉटल्स शेप, पानी के बोतल की शेप, इसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगेगा, एस नहीं लगेगा। इसी तरह अगर आपको बोलना है 5 साल के बच्चे का खिलौना, सो आप बोलेंगे 5 ईयर ओल्ड्स टॉय। अब ओल्ड्स के अंदर पहले से एस लगाए, यानी आप एपोस्ट्रोफ लगा के दोबारा एस नहीं लगाएंगे। अब देखते हैं पोजेसिव प्रोनाउन जॉइन टुगेदर। जॉइन टुगेदर का मतलब है जब दो लोगों की मिलके कोई चीज होती है तो उसको बोलते हैं जॉइन टुगेदर, पोजेसिव प्रोनाउन। मान लीजिए एक गाड़ी है और वो रमेश की भी है और सुरेश की भी है, तो आप क्या लिखेंगे उसे? आप लिखेंगे रमेश एंड सुरेशेस कार। इसमें रमेश के बाद अलग से एपोस्ट्रोफ लगाना नहीं है आपको, सिर्फ जो आखिरी में नाम लिखे उसमें लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सुरेश एंड रमेश इज कार। आप पहले सुरेश का नाम लिख सकते हैं, बाद में रमेश का लिख सकते हैं, लेकिन जो भी नाम आखिर में रहेगा सिर्फ उसमें एपोस्ट्रोफ और एस लगेगा, सिर्फ उसमें पोजेसिव प्रोनाउन लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हैं कि मियां बीवी की लड़ाई, तो आप बोलेंगे मैन एंड वाइफ्स फाइट। इसमें आपने सिर्फ एपोस्ट्रोफ और एस आखिर में वाइफ के साथ लगाया है। इसी तरह अगर आपको बोलना है जुपिटर और सैटर्न का एटमॉस्फेयर, यानी इनका कॉमन एटमॉस्फेयर है ये, सो जुपिटर और सैटर्न में कॉमन जो एटमॉस्फेयर है वो है जुपिटर एंड सैटर्न्स एटमॉस्फेयर। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों की अलग अलग गाड़ी है, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है ये ए और एक गाड़ी है बी, और गाड़ी ए है रमेश की और गाड़ी बी है सुरेश की, तो आपको बोलना है रमेश और सुरेश की अलग अलग गाड़ी। दोनों की मिलके एक गाड़ी नहीं है, दोनों की अलग अलग गाड़ी है, तो दोनों के अंदर लगेगा एपोस्ट्रोफ और एस। तो आप लिखेंगे रमेशेस एंड सुरेशेस कार्स आर ब्लैक एंड ब्लू रेस्पेक्टिवली, क्योंकि दो अलग अलग गाड़ियां हैं, एक का रंग है ब्लैक और दूसरे का रंग है ब्लू, तो दोनों में अलग अलग पोजेशन लगेगा, यानी इसमें भी एपोस्ट्रोफ और एस लगेगा और इसमें भी एपोस्ट्रोफ और एस लगेगा। दूसरी बात, एक और ख्याल रखना है एपोस्ट्रोफ में, मल्टीपल एपोस्ट्रोफ नहीं लगाने आपको। अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में का, की या के का स्वर बार बार आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप बार बार एपोस्ट्रोफ लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलना है कि मेरी बहन के दोस्त का भाई मेरे घर पर आ रहा है, तो आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं कि माई सिस्टर्स फ्रेंड्स ब्रदर, क्योंकि आपको बोलना है मेरी बहन का फ्रेंड, तो एक का यहां पर आ गया, और बहन के फ्रेंड का भाई, तो दूसरा का या के का स्वर यहां पे आ गया। तो क्या आप 2 बार एपोस्ट्रोफ लगाएंगे या एक ही बार लगाएंगे? तो आपको याद रखना है एक से ज्यादा एपोस्ट्रोफ एक सेंटेंस में नहीं आएगा। सो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते माई सिस्टर्स फ्रेंड्स ब्रदर इज कमिंग टू माई हाउस, आप बोलेंगे द ब्रदर ऑफ माई सिस्टर्स फ्रेंड इज कमिंग टू माई हाउस, यानी सिस्टर्स फ्रेंड में एक ही बार एपोस्ट्रोफ लगाए। तो सेंटेंस को इस तरह से आपको चेंज करना पड़ेगा कि आप ये मेक श्योर आपको करना है कि एक ही एपोस्ट्रोफ लगे। दूसरी बात, एपोस्ट्रोफ जब लगेगा तो वस्तुओं के साथ जनरली हम नहीं लगाते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट के साथ नहीं लगाते हैं, सिर्फ पर्सन के साथ लगाते हैं। इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपकी कोई टेबल है और टेबल की 4 टांगे हैं, अब आपको बोलना है टेबल की टांग, तो आप ये नहीं बोल सकते टेबल्स लेग, क्योंकि टेबल तो वस्तु है। वस्तु के अंदर अगर आप एपोस्ट्रोफ लगाते हैं तो उसे गलत माना जाता है। आप बोलेंगे लेग ऑफ द टेबल, ना कि टेबल्स लेग। इसी तरह आप ऐसे नहीं बोल सकते माई टेबल्स लेग हैज ब्रोकन, आप बोलेंगे द लेग ऑफ माई टेबल हैज ब्रोकन, क्योंकि माई टेबल लेग में टेबल वस्तु है, वस्तु के अंदर एपोस्ट्रोफ अवॉइड करते हैं। हाँ, मान लीजिए अगर आपका कोई फ्रेंड है और आपके फ्रेंड की टांग टूट जाती है, तो आप बोल सकते हैं माई फ्रेंड्स लेग हैज ब्रोकन, क्योंकि उसमें फ्रेंड जो है वो पर्सन है, पर्सन के अंदर एपोस्ट्रोफ लगाया जाता है। सो माई फ्रेंड्स लेग हैज ब्रोकन बिल्कुल ठीक है, लेकिन माई टेबल्स लेग हैज ब्रोकन ठीक नहीं है। इसी तरह क्या ये सेंटेंस ठीक है? माई नाइफ्स ब्लेड इज शार्प, यानी मेरे चक्कू का जो ब्लेड है वो शार्प है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि चक्कू का ब्लेड यानी चक्कू में इसने एपोस्ट्रोफ लगाया हुआ है। चक्कू तो एक ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। सो आप बोलेंगे द ब्लेड ऑफ माई नाइफ इज शार्प। इसी तरह मान लीजिए अगर आपके गाड़ी का हॉर्न खराब हो जाता है, तो आप ये नहीं बोलेंगे माई कार्स हॉर्न इज नॉट वर्किंग, आप बोलेंगे द हॉर्न ऑफ माई कार इज नॉट वर्किंग। एपोस्ट्रोफ जब हम यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफ का साइन, इसे शब्द को छोटा करके लिखने में भी यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इट इज
और इट हैज को छोटा करके लिखना है तो आप लिखेंगे इट्स। अब आपने यहां पे आई हटा दिया और आई हटा के आपने एपोस्ट्रोफ लगा दिया। इसी तरह इट हैज में आपने एच ए हटा दिया और एच ए को हटा के आपने उसकी जगह लगा दिया एपोस्ट्रोफ। इसी तरह वी विल को छोटा करके लिखते हैं विल, वी शैल को भी छोटा करके लिखते हैं विल, यानी एपोस्ट्रोफ का इस्तेमाल शब्दों को छोटा करके लिखने में भी किया जाता है। जैसे दे हैव को छोटा करके लिखना है तो आप लिखेंगे दे हैव, यानी आपने इसमें एच ए हटा दिया। इससे टाइम भी बचता है और अंग्रेजी लिखने में काफी परफेक्शन भी आती है। इसी तरह कैन नॉट को छोटा करके लिखना है तो आप लिखेंगे कांट। ही वुड और ही हैड दोनों को छोटा करके लिखते हैं हिड, एच ई एपोस्ट्रोफ डी। इसका मतलब ही वुड भी होता है और ही हैड भी होता है। इसी तरह आर नॉट को छोटा करके लिखते हैं आंट, विल नॉट को छोटा करके लिखते हैं वॉन्ट। इसी तरह शैल नॉट को छोटा करके लिखते हैं शैंट। अब देखते हैं सेंटेंस को छोटा करके कैसे लिखते हैं। एक सेंटेंस है, इसका हिंदी में मतलब है अब हम दोस्त नहीं रहे, यानी वी आर नॉट फ्रेंड्स एनी मोर। एनी मोर मतलब अब हम नहीं रहे, वी आर नॉट फ्रेंड्स एनी मोर। इसको छोटा करके लिखना चाहता हूं तो इसको छोटा करके लिखने के दो तरीके हैं, या तो वी और आर को जोड़ दूं और वी और आर को जोड़ के क्या बन गया वी आर, यानी वी आर में से ए हटा के एपोस्ट्रोफ लगा दिया, या फिर आर और नॉट को भी जोड़ सकता हूं। आर नॉट को छोटा करके क्या लिखते हैं आंट। तो दो तरीके हैं इसको लिख के छोटा करने के एपोस्ट्रोफ की मदद से। इस तरह से इंग्लिश काफी इंप्रेसिव बनाई जा सकती है एपोस्ट्रोफ का इस्तेमाल करके। एक काफी बड़ी मिस्टेक आती है, इट्स और इट्स में क्या फर्क है। अब देखिए ये जो शब्द है इट्स, यहां पे एपोस्ट्रोफ लगा हुआ है। एपोस्ट्रोफ लगा हुआ है इसका मतलब ही यही है कि कुछ बड़ा शब्द था जिसको छोटा किया तभी एपोस्ट्रोफ लगाया, क्योंकि आप जानते हैं जब बड़े शब्द को छोटा करते हैं तब एपोस्ट्रोफ लगाते हैं। इट्स का मतलब होता है इट इज या इट हैज। इट हैज को जब हम छोटा करके लिखते हैं तो लिखते हैं इट्स, ये आप देख चुके हैं, और इट इज को भी छोटा करके लिखते हैं इट्स क्योंकि एपोस्ट्रोफ है। लेकिन जो इट्स होता है ये इट्स अलग है। इस इट्स में आप देख सकते हैं बीच में एपोस्ट्रोफ नहीं है, यानी कोई भी शब्द छोटा करके मैंने इट्स नहीं लिखा है। इट्स का मतलब होता है इसका या उसका। इसको हिंदी में बोलते हैं इसका या उसका, इट्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पंखा है और पंखे के जो ब्लेड हैं बहुत ज्यादा शार्प हैं, तो आप बोलेंगे आई हैव अ फैन। आई हैव अ फैन मतलब मेरे पास पंखा है, उसके ब्लेड्स बहुत शार्प हैं, यानी इट्स ब्लेड्स, और ये इट्स के अंदर एपोस्ट्रोफ नहीं आएगा। तो ये एक कॉमन गलती है इट्स और इट्स के बीच में। अगर ये एपोस्ट्रोफ आएगा तो इसका मतलब है इट इज या इट हैज। इसी तरह अगर मान लीजिए आप किसी पार्टी में जाते हैं और वहां पे आप बोलते हैं कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, किसी आप पर्सन से मिलते हैं और उससे मिलके बोलते हैं आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, तो आप क्या बोलेंगे, इट्स बीन अ प्लेजर मीटिंग यू या इट्स बीन अ प्लेजर मीटिंग यू। अब ये क्वेश्चन है, ये आपको डिसाइड करना है। अब देखिए जब भी आप पार्टी में किसी से मिलते हैं तो आप बोलते हैं इट हैज बीन अ प्लेजर मीटिंग यू। अब इट हैज को शॉर्ट में करके आपको लिखना है तो इट्स होगा या इट्स होगा। अब इट हैज को जब छोटा किया तो आप जानते हैं जब भी छोटा करते हैं तो एपोस्ट्रोफ लगा देते हैं, तो आंसर होगा इट्स बीन अ प्लेजर मीटिंग यू। इसी तरह से इट्स अ बर्ड या इट्स अ बर्ड, यह एक पक्षी है, इट इज अ बर्ड। इट इज अ बर्ड। अब इट इज को छोटा करके क्या लिखेंगे, इट्स या इट्स, तो छोटा करके जब लिखते हैं तो एपोस्ट्रोफ आ जाता है, तो आंसर है इट्स अ बर्ड। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्टिव मतलब कलेक्शन से शब्द बना, यानी जब बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर देते हैं तो बन जाता है कलेक्टिव नाउन। इसको बोलते हैं समूह, किसी भी चीज का समूह। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक अंगूर खाते हैं तो वन ग्रेप हो गया, लेकिन अगर आप बहुत सारे एक अंगूर का गुच्छा खाते हैं तो गुच्छा हो गया कलेक्टिव नाउन, यानी बंच ऑफ ग्रेप्स। इसी तरह से लोगों का झुंड, ग्रुप ऑफ पीपल, तो ग्रुप, बंच, इस तरह के जो शब्द हैं ये सब होते हैं कलेक्टिव नाउन। वैसे 99% जगह पे ग्रुप, बंच, ये दो तीन शब्द हैं, इनसे काम चल जाता है, लेकिन अच्छी अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अच्छी इंग्लिश यूज करना चाहते हैं, एक स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज करना चाहते हैं, तो कुछ चीजों के लिए स्पेशल वर्ड्स होते हैं। तो सीखते हैं पहले कुछ स्पेशल वर्ड्स। ये जनरली यूज करते हैं हम, जैसे अगर एक सोल्जर्स हैं तो हम आर्मी शब्द यूज करते हैं, ये तो खैर कॉमन वर्ड हो गया। अगर मान लीजिए सिंगर्स हैं बहुत सारे और सिंगर्स मिलके गा रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे अ क्वायर ऑफ सिंगर्स। क्वायर मतलब सिंगर्स का समूह। इसी तरह बहुत सारे सैलानी हैं, सेलर हैं जो समुद्री यात्रा पे निकलते हैं तो उसको बोलेंगे अ क्रू ऑफ सेलर्स।
इसी तरह अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, या फिर इसमें आप अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स बोल सकते हैं, ट्रूप ऑफ आर्टिस्ट बोल सकते हैं। सोल्जर्स के लिए जो ट्रूप शब्द होता है वो होता है TROOP। ट्रूप ऑफ सोल्जर मतलब बहुत सारे सोल्जर्स। इसी तरह रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स भी बोल सकते हैं। ऑडियंस ऑफ लिसनर्स, तो ये जो शब्द हैं ऑडियंस या ग्रुप, गैंग, बैंड, बंच, क्वायर, आर्मी, ये सारे समूह दिखाते हैं और इसलिए हो गए कलेक्टिव नाउन्स। इसी तरह मान लीजिए अगर आप बहुत सारे पक्षी कहीं पे बैठे हुए देखते हैं, बर्ड्स, तो आप क्या बोलेंगे? वैसे तो आप बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ बर्ड्स, लेकिन ग्रुप उतना अच्छा नहीं रहेगा यहाँ पे, आप बोलेंगे अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, FLOCK। इसी तरह से अगर मान लीजिए कहीं पे आप बहुत सारे भेड़ बकरी देखते हैं तो आप क्या बोलेंगे? मान लीजिए बफेलो, कहीं पे गांव के अंदर बहुत सारी भैंस बैठी हुई हैं तो आप क्या बोलेंगे? अ हर्ड ऑफ बफेलोज। या इस तरह के शब्द आप यूज कर सकते हैं, हर्ड ऑफ शीप, हर्ड ऑफ बफेलो। हर्ड का मतलब समूह या झुंड। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड इंग्लिश सीख सकते हैं। कुछ और शब्द पे नजर मारते हैं इस तरह के, जैसे बहुत सारी मछलियां पकड़ी हैं तो आप बोलेंगे अ कैच ऑफ फिश। कैच मतलब मछली को कैच करना। हर्ड हम डियर, कैटल, एलिफेंट इनके लिए लगाते हैं। बहुत सारी मधुमक्खियां हैं तो हम बोलेंगे अ हाइव ऑफ बीज। हाइव मतलब बहुत सारी मधुमक्खियां। इसी तरह से इसमें स्वॉर्म ऑफ बीज, ये भी काफी अच्छा शब्द है। अगर बहुत सारी चींटियां हैं जमीन पे चल रही हैं तो आप क्या बोलेंगे? अ स्वॉर्म ऑफ एंट्स। इसी तरह से अ कैनल ऑफ डॉग्स, यानी बहुत सारे कुत्ते। अ पैक ऑफ हाउंड्स। तो ये शब्द अक्सर यूज किए जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से आते हैं कलेक्टिव नाउन्स के ऊपर। तो ये कुछ और कलेक्टिव नाउन है, ये आप एक बार नजर मार सकते हैं। ग्रुप ऑफ आइलैंड, बुके ऑफ फ्लावर, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। बुके, फ्लावर जब बहुत सारे होते हैं तो हम उसे बुके बोलते हैं। बुके की स्पेलिंग भी देख लीजिए, ये स्पेलिंग में काम आएगा, BOUQUET, इसको बोलते हैं बुके। इसी तरह मान लीजिए कहीं पे अगर बहुत सारे पहाड़ हैं तो आप क्या बोलेंगे? मान लीजिए ये बहुत सारे पहाड़ हैं कहीं पे, तो इसको क्या आप ये बोल सकते हैं? ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। ग्रुप वैसे बोल सकते हैं लेकिन ग्रुप उतना सुनने में अच्छा नहीं लगता, तो आप बोलेंगे अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, यानी पर्वतों की श्रृंखला। अब कलेक्टिव नाउन में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं ये देखना जरूरी है। देखिए कलेक्टिव नाउन में जो सबसे कॉमन वैरायटी आती है क्वेश्चन की वो ये आती है, कलेक्टिव नाउन दिखाते हैं समूह, लेकिन कोई भी कलेक्शन जो है वहां पे जरूरी नहीं है एकता होती है। अगर एकता होगी तो हम उन्हें सिंगुलर की तरह यूज करेंगे, और अगर एकता नहीं होगी तो हम उन्हें प्लूरल की तरह यूज करेंगे, और इसी पे सारे क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए 10 लोग हैं और 10 लोग कोई मिलके फैसला ले रहे हैं, यानी यूनिटी है, यानी एकता है, तो हम सिंगुलर यूज करेंगे। और अगर एकता नहीं है तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो मैं इसका कुछ एग्जांपल दिखाता हूं आपको। अब ये देखिए सवाल, द कमेटी। अब कमेटी जो होती है बहुत सारे लोगों से मिलकर बनती है, यानी कलेक्टिव नाउन है, समूह दिखाता है। एक कमेटी में कई लोग हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। अब आपको यहां डिसाइड करना है कि वाज आएगा या वर आएगा। अब वॉज है सिंगुलर और वर है प्लूरल। वॉज है एक वचन, वर है बहुवचन। द कमेटी वॉज या वर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन, यानी कमेटी डिसीजन से खुश नहीं थी। चलिए मान लेते हैं कमेटी के अंदर 10 लोग थे और उनमें से हो सकता है कि 2 लोग खुश हों और 8 लोग खुश ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि 2 लोग खुश 8 लोग खुश ना हो और 2 लोग खुश हों। ऐसा भी हो सकता है कि 5 लोग खुश ना हो, 5 लोग खुश हों। लेकिन अल्टीमेटली कमेटी खुश नहीं थी। इसका मतलब ज्यादातर लोग कमेटी में खुश नहीं थे। अब जब कमेटी खुश नहीं थी यानी कमेटी एक साथ मिलके खुश नहीं थी, यानी उसमें कुछ लोग हो सकते हैं जो खुश होंगे, लेकिन ओवरऑल कमेटी खुश नहीं थी। यानी यहां पर एकता नजर आती है, क्योंकि कमेटी का जो फैसला था वो क्या था कि मैं खुश नहीं हूं। यानी कमेटी ने, चाहे अंदर उनमें कुछ भी बहस हुई हो, लेकिन बाहर आके उन्होंने क्या कहा? हम डिसीजन से खुश नहीं है। यानी एकता। एकता मतलब सिंगुलर, सिंगुलर मतलब वॉज, तो आंसर होगा वॉज। तो आंसर होगा द कमेटी वॉज नॉट हैप्पी विद द डिसीजन। अब ये वाला सवाल देखते हैं अगला, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। द कमेटी वॉज या वर टोल्ड टू रेज देयर हैंड्स। कमेटी को कहा गया, कमेटी में जितने भी लोग थे उन्हें कहा गया कि अपने अपने हाथ खड़े कर लो आसमान के अंदर। अब जो कमेटी में मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोगों में जब हाथ खड़े होंगे तो ऐसा तो नहीं है कि 10 के 10 लोगों का हाथ एक ही है। हर आदमी का अपना अलग 2 हाथ होंगे जो वो खड़े करेंगे, यानी इनमें यूनिटी नहीं है। सारे डिवीजन करके हम दिखा रहे हैं। जब हम बोलते हैं कि कमेटी के लोगों को अपने अपने हाथ ऊपर कर लो, यानी अपने अपने हाथ ऊपर कर लो। अपने अपने मतलब सबका अलग अलग हाथ है, यानी यहां पर एकता नजर नहीं आ रही, यहां पर अलगाव नजर आ रहा है, यानी होगा वर।
तो जो शब्द है वो एकदम सेम है, लेकिन आंसर दोनों में अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एकता थी और इसके अंदर एकता नहीं थी। एक और एग्जांपल देता हूं। जूरी, जूरी होती है जो डिसीजन लेती है किसी चीज पे, किसी चीज का निर्णय सुनाती है, उसे बोलते हैं जूरी। जूरी ने कहा, जूरी को कहा गया, द जूरी इज या आर टोल्ड, ये एक पैसिव सेंटेंस है। जूरी को कहा गया कि उसे और ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए। अब इसके अंदर इज आएगा, क्या आएगा? अब देखिए, मैंने किसी भी जूरी को बोला, एक जूरी के अंदर बहुत सारे लोग हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। जब मैं किसी जूरी को कह रहा हूं, यानी मैं सबके सब लोगों को कह रहा हूं जो भी जूरी के अंदर है, यानी एकता है, यानी कि जूरी इज टोल्ड। अगला सवाल, द ऑडियंस वर टोल्ड टू टेक इट्स या देयर सीट्स। ऑडियंस को कहा गया कि अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। ऑडियंस को जब मैंने बोला, अब ऑडियंस क्या होता है? ऑडियंस होता है जो भी लोग देखते हैं कोई चीज, वो ऑडियंस होता है। जैसे कोई पिक्चर देख रहे हैं 100 लोग बैठ के, तो वो 100 लोग क्या है? ऑडियंस। अब मैंने ऑडियंस को कहा कि भाई अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। अपनी अपनी सीट मतलब सबकी अलग अलग सीट है, सबकी एक सीट नहीं है, यानी कि सेंटेंस में यूनिटी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? देयर सीट्स, यानी मैं बहुवचन यूज करूंगा। इट्स का प्लूरल होता है देयर, तो देयर सीट्स आंसर होगा। देयर मतलब उनकी सीट्स और इट्स मतलब उसकी सीट्स, पर क्योंकि ऑडियंस प्लूरल है तो मैं यूज करूंगा उनकी सीट, यानी आंसर होगा देयर सीट्स। अब जो नाउन होते हैं वो दो तरह के होते हैं मेन, एक होता है प्रॉपर नाउन और एक होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब कोई भी पर्सन, प्लेस या थिंग जनरल में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं लेट्स से मेल, तो मेल तो कोई भी हो सकता है, यानी एक कॉमन कैटेगरी हो गई, तो कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं गौरव, तो ये तो कोई खास व्यक्ति है गौरव, यानी कि ये है प्रॉपर नाउन। सो प्रॉपर नाउन मतलब अगर कोई नाम है किसी खास व्यक्ति का, ऑर्गेनाइजेशन का, किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का, हॉलीडे, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कोई खास है, उसके लिए यूज करते हैं प्रॉपर नाउन। और ये कैपिटल लेटर में दिखाते हैं, यानी इसका जो पहला शब्द होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए। इसलिए जब भी नाम लिखते हैं तो हमेशा पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो गौरव को ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा नहीं जाएगा। सो कुछ देखते हैं प्रॉपर और कॉमन नाउन में डिफरेंसेस। एक बात और याद रखनी है, या तो कोई नाउन प्रॉपर हो सकता है या कॉमन हो सकता है, कोई भी नाउन दोनों नहीं हो सकते, यह भी आपको याद रखना है। अब मैं अगर बोलता हूं हॉलीडे, हॉलीडे मतलब कोई भी छुट्टी, लेकिन अगर मैं बोलता हूं क्रिसमस यानी कोई खास छुट्टी, तो क्रिसमस हो गया प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या हो गया? हॉलीडे, क्योंकि हॉलीडे तो कोई भी हो सकती है और हॉलीडे है कॉमन नाउन। इसी तरह अगर मैं बोलता हूं मैन, मैन तो कोई भी मैन यानी कॉमन, पॉल प्रॉपर नाउन। तो आप देख सकते हैं जो लेफ्ट में लिखे हैं ये प्रॉपर नाउन है और ये सारे कैपिटल लेटर यानी बड़े लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। इनमें जो पहला वर्ड है वो कैपिटल है। नेवर्क फ्री लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कोई भी लाइब्रेरी, लेकिन कोई खास लाइब्रेरी है, नेवर्क फ्री लाइब्रेरी, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। होली टेक्स्ट, होली टेक्स्ट मतलब कोई भी पवित्र किताब, लेकिन द कुरान, कुरान शरीफ, तो इसको मैं कैपिटल करके लिखूंगा, ये खास किताब है यानी प्रॉपर नाउन है। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। चलिए आपके लिए एक अभ्यास करवाते हैं। प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई करना है। 6 सेंटेंस दिए हैं, वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए और पहले खुद ट्राई कीजिए। अब देखिए, पहला सेंटेंस, मैंने अभी अभी शेक्सपियर द्वारा लिखी हुई एक प्ले पढ़ा है, एक नाटक पढ़ा है। अब यहां पे ए प्ले मतलब कोई भी प्ले, यानी ये कॉमन नाउन है, लेकिन शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है। हमारी फैमिली मयामी में शिफ्ट करना चाहती है, विजिट करना चाहती है, सो इसमें मयामी खास जगह का नाम है यानी प्रॉपर नाउन है। मेरे फादर ट्रांसफर कर दिए गए हैं कोलोराडो में, तो कोलोराडो प्रॉपर नाउन है। इसी तरह, क्या तुम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गए हो? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी प्रॉपर नाउन है। मेरा भाई रॉकी माउंटेन्स में क्लाइंबिंग करने गया है, तो रॉकी माउंटेन कोई खास माउंटेन है यानी प्रॉपर नाउन है। और मैंने नियाग्रा फॉल के पिक्चर ले लिए हैं। नियाग्रा फॉल दुनिया का सबसे ज्यादा गिरने वाला पानी वाला जलप्रपात, वाटरफॉल है, तो नियाग्रा फॉल प्रॉपर नाउन है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन। अब ये वाला जो सेंटेंस है, मैंने नियाग्रा फॉल के पिक्चर ले लिए हैं। पिक्चर मतलब कोई भी पिक्चर, साधारण पिक्चर, कोई खास पिक्चर की बात नहीं हो रही है, यानी पिक्चर्स क्या हो गया? पिक्चर एक कैटेगरी है, तो पिक्चर हो गया कॉमन नाउन। अब आते हैं नाउन्स में कुछ ऐसी चीजों के ऊपर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिर्फ बहुवचन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। जैसे कैंची, कैंची को बोलते हैं सिजर्स। अब ये जो शब्द है सिजर्स, इसमें आप एस नहीं हटा सकते क्योंकि कैंची को बोलते ही सिजर्स हैं। ऐसा नहीं है मैंने ये एस प्लूरल लगाने के लिए बनाया हुआ है, शब्द ही सिजर्स है। इस तरह से चिमटा, चिमटे को बोलते हैं टोंग्स, प्लायर्स, दूरबीन को बोलते हैं बाइनोकुलर्स, जो आप पैंट पहनते हैं उसे बोलते हैं ट्राउजर्स, पेंट्स। एल्म्स मतलब होता है भीख या मदद। आर्काइव्स मतलब पुरानी फाइलें। फायरवर्क्स मतलब आतिशबाजी। सराउंडिंग्स मतलब आसपास की जगह।
ट्रूप्स, टैक्टिक्स, वैल्यूएबल्स मतलब कीमती सामान, और बिलोंगिंग्स मतलब आपका सामान। तो ये कुछ शब्द हैं, ये प्लूरल ही रहेंगे, सिंगुलर नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलना है आतिशबाजी, और आतिशबाजी के लिए शब्द होगा फायर वर्क्स, आप फायर वर्क नहीं बोल सकते क्योंकि फायर वर्क कोई शब्द ही नहीं है। अब क्योंकि ये शब्द सिर्फ प्लूरल में एग्जिस्ट करते हैं, यानी इनका मतलब भी होगा बहुवचनी। तो अगर मैं बोलूंगा सीजर्स, सीजर्स मतलब बहुत सारी कैंची, लेकिन अगर मुझे बोलना है एक कैंची, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने सिर्फ एक ही कैंची खरीदी हो, तो एक कैंची को मैं कैसे बोलूंगा, इसके लिए मैं बोल दूंगा अ पेयर ऑफ सीजर्स। अ पेयर ऑफ सीजर्स मतलब एक कैंची। इसी तरह अगर मैंने एक पैंट खरीदी है तो मैं बोलूंगा अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। अगर मैंने एक दूरबीन खरीदी है तो मैं बोलूंगा अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स। तो अ पेयर ऑफ लगाने का मतलब वो एक है चीज क्वांटिटी के अंदर। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि मैंने आज बाइनोकुलर्स खरीदे, यानी मैंने बहुत सारे दूरबीन खरीदे, और अगर मेरे को बोलना है मैंने एक ही दूरबीन खरीदी, तो मैं बोलूंगा आई बॉट अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स। तो कुछ अभ्यास करते हैं। अब ये आपको बताना है यहां पे क्या आएगा। सवाल है कैंचियां या कैंची, जो भी ये शब्द है, सीजर्स लिखा है, ये टेबल पे रखी हुई हैं। अब यहां पे इज आएगा कि आर आएगा। सीजर्स इज केप्ट ऑन द टेबल या सीजर्स आर केप्ट ऑन द टेबल। अब आप जानते हैं सीजर्स जो शब्द है ये हमेशा प्लूरल होता है, तो यहां पे आंसर होगा सीजर्स आर केप्ट ऑन द टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर बहुत सारी कैंचियां रखी हुई हैं। इसी तरह यहां पे दूरबीन जो कोने वाली शॉप है उस पे बेची जा रही है, सो बाइनोकुलर्स इज या आर सोल्ड एट द कॉर्नर शॉप। क्या आंसर होगा? बाइनोकुलर्स एक ऐसा शब्द है जो हमेशा प्लूरल रहता है, तो आंसर है बाइनोकुलर्स आर सोल्ड एट द कॉर्नर शॉप। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पे लिखा होता अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, तो आंसर क्या होता? अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर मतलब एक दूरबीन, तो आंसर होता इज। अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर इज सोल्ड एट द कॉर्नर शॉप। क्योंकि ये एक वचन है तो मैं एक वचन की वर्ब लूंगा, इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है, तो आंसर होता इज। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जो प्लूरल हैं दिखने में, लेकिन इनका मीनिंग सिंगुलर है। पिछले वाले जो हमने शब्द देखे थे वो दिखने में प्लूरल थे और उनका मीनिंग भी प्लूरल था, लेकिन ये वाले शब्द दिखने में प्लूरल हैं और इनका मीनिंग सिंगुलर है, यानी एक वचन है इनका मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल न्यूज, जब आप इन शब्दों को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये प्लूरल है, लेकिन वास्तव में प्लूरल नहीं है। जैसे न्यूज, न्यूज बोलते हैं जो हम न्यूज देखते हैं टीवी में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी जो चारों दिशाओं का ज्ञान दे वो है न्यूज। इनिंग्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मम्प्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, ये सारे शब्द एस से खत्म हो रहे हैं, लेकिन ये सारे हैं सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर क्या होगा? राहुल द्रविड़ ने एक बहुत ही अच्छी पारी खेली, सो राहुल द्रविड़ प्लेड ए मतलब एक पारी, सो इनिंग होगा या इनिंग्स होगा। अब आप जानते हैं कि अगर पारी शब्द चाहिए तो पारी के लिए अंग्रेजी में शब्द होता है इनिंग्स। पारी के लिए जो शब्द है वो इनिंग्स ही है, इनिंग नहीं है। आपको यह नहीं सोचना है कि अगर एक पारी है तो शब्द है इनिंग और बहुत सारी पारियां हैं तो शब्द हो जाएगा इनिंग्स, ऐसा नहीं है। पारी को बोलते ही इनिंग्स हैं, तो यह दिखता प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर। इसी तरह से ये अगला सेंटेंस, इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आप क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट या इकोनॉमिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट? आपको डिसाइड करना है इज या आर में से, यानी सिंगुलर या प्लूरल में से। इकोनॉमिक्स दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे एस लगा दिया तो ये प्लूरल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिंगुलर है, यानी आंसर है इकोनॉमिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। लेकिन एक चीज में आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, और वो ये, अगर इकोनॉमिक्स का मतलब इकोनॉमिक थॉट से है, यानी मेरी जो अर्थव्यवस्था की जो थॉट है वो कैसी है, तो प्लूरल हो जाएगा। ये कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं इंग्लिश के अंदर। इसी तरह पॉलिटिक्स, अगर आपको बोलना है पॉलिटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है तो आप बोलेंगे पॉलिटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। लेकिन अगर पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिकल थॉट से है, यानी मेरी राजनीति की सोच कैसी है, तो हो जाएगा प्लूरल। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें बताइए क्या आएगा। उसकी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव रखती है। हिज पॉलिटिक्स इज या आर, आपको इज और आर में डिसाइड करना है क्या आएगा। हिज पॉलिटिक्स इज या आर इंक्लाइन टुवर्ड्स द भारतीय जनता पार्टी। अब इसमें पॉलिटिक्स का मतलब यहां पे पॉलिटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, यहां पे है उसकी राजनीतिक सोच, और राजनीतिक सोच हमेशा बहुवचन होती है, तो आंसर होगा आर। हिज पॉलिटिक्स आर इंक्लाइन टुवर्ड्स द बीजेपी। इसी तरह से उसकी इकोनॉमिक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अच्छी पॉलिसीज के ऊपर बेस्ड है, तो इज बेस्ड है या आर बेस्ड है, आपको डिसाइड करना है। अब जब आप बोल रहे हैं उसकी इकोनॉमिक्स बेस्ड है, यानी उसकी इकोनॉमिक थॉट से मतलब है यहां पे, और इकोनॉमिक थॉट कैसी होती है?
प्लूरल, तो यहां पे होगा हिज इकोनॉमिक्स आर बेस्ड ऑन वेरी गुड पॉलिसीज ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी शब्द सेम है इकोनॉमिक्स, एक में इज लग रहा था, एक में आर लग रहा है। अगर आप बोलते हैं इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, बट माय इकोनॉमिक्स आर बेस्ड ऑन वेरी गुड पॉलिसीज ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जो दिखते सिंगुलर हैं पर हैं प्लूरल, यानी उल्टे। अब तक हमने सबसे पहले शब्द देखे थे जो दिखते प्लूरल थे और थे भी प्लूरल, और उनको सिंगुलर बनाने के लिए मैंने लगाया था अ पेयर ऑफ, जैसे अ पेयर ऑफ सीजर, अ पेयर ऑफ ट्राउजर, अ पेयर ऑफ पैंट्स। लेकिन उसके बाद मैंने शब्द देखे जो दिखते प्लूरल थे पर थे सिंगुलर, जैसे इनिंग्स, न्यूज। अब मैं ऐसे शब्द देख रहा हूं जो दिखते सिंगुलर हैं पर हैं प्लूरल। तो ये शब्द हैं कैटल, ये दिखते सिंगुलर हैं, इनमें एस नहीं लगाए, लेकिन इनका मतलब प्लूरल है। पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब जो हम जीव पालते हैं वो पोल्ट्री में आते हैं, जैसे चिकन वगैरह। इन्फेंट्री, चिल्ड्रन, पुलिस, ये सारे शब्द सिंगुलर दिखते हैं, इनमें किसी में भी एस नहीं लगाया हुआ है, ना इनमें ईएस लगाया हुआ है, ना इनमें आईईएस लगाया हुआ है। यानी जनरली बहुवचन बनाने के लिए जो हम शब्द लगाते थे वो इनमें नहीं लगाए हुए हैं, लेकिन ये सारे प्लूरल हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस वर चेजिंग मी लास्ट नाइट, तो पुलिस के साथ वर लगेगा, वॉज नहीं लगेगा, क्योंकि पुलिस कैसी होती है? बहुवचन, पुलिस का मतलब है प्लूरल। इसी तरह कैटल आर ग्रेजिंग इन माई फील्ड, यानी मवेशी मेरे खेत में चर रहे हैं, सो कैटल आर आएगा, इज नहीं आएगा, क्योंकि कैटल क्या है? बहुवचन यानी आर। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउन्स के अंदर, जिसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन वो हैं जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इनको काउंट नहीं किया जा सकता। नाम से पता चल रहा है अनकाउंटेबल, जिसको काउंट नहीं किया जा सके वो अनकाउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं नॉलेज, ज्ञान, क्या ज्ञान को काउंट किया जा सकता है? क्या आप ये बोल सकते हैं कि मेरे पास 10 नॉलेज है या 20 नॉलेज है? नहीं, नॉलेज को काउंट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कुर्सी, चेयर, तो कुर्सियों को तो मैं काउंट कर सकता हूं, और काउंट करके मैं इसका बहुवचन बना दूंगा, चेयर का बन जाएगा चेयर्स। लेकिन क्या नॉलेज का कोई बहुवचन होगा? नहीं होगा। यानी कि अनकाउंटेबल नाउन जो हैं उन्हें ना तो बहुवचन उनका बनाया जा सकता है, ना ही उन्हें गिना जा सकता है। सो देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे होमवर्क, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लगेज, क्लोथिंग, फर्नीचर, मशीनरी, गोल्ड सिल्वर, ब्रेड, एथिक्स, ज्वेलरी, परफ्यूम, वुड, पेट्रोल, बैगेज, हेयर और ट्रैफिक। इनमें से कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसके आगे आप बहुवचन बना सकते हैं, और अगर बहुवचन बना भी दिया तो फिर उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप हेयर लिखते हैं और हेयर को अगर आप हेयर्स बोलते हैं तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हेयर मतलब बाल और हेयर्स मतलब कई तरह के बाल। तो ये हैं सारे जो एग्जाम में काफी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। कुछ और देखते हैं जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। एडवाइस, अगर मान लीजिए कोई आपको एक एडवाइस दे रहा है तो आप ये नहीं बोल सकते ही इज गिविंग मी वन एडवाइस, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। अगर कोई चीज काउंटेबल नहीं है तो आप उसके आगे 1 2 3 नंबर्स नहीं लगा सकते। सो आप ये नहीं बोल सकते कि वो मुझे वन एडवाइस दे रहा है, आप बोलेंगे ही इज गिविंग मी अ पीस ऑफ एडवाइस। अ पीस ऑफ एडवाइस मतलब वन एडवाइस, लेकिन वन नहीं लिख सकते। इसी तरह से इंफॉर्मेशन, नॉलेज, पेशेंस, कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस, ये सारे शब्द हैं, आपको एक बार डिटेल में देखने होंगे, ये याद करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या ये सेंटेंस ठीक है कि मैंने आज 5 ब्रेड खाई ब्रेकफास्ट में, सो आई एट 5 ब्रेड इन ब्रेकफास्ट टुडे? नहीं, ये गलत है, क्योंकि ब्रेड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके आगे आपने नंबर कैसे लगा दिया फिर 5, यानी ये गलत है। इसी तरह उसने मुझे एक इंफॉर्मेशन दिया, अगेन गलत है, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के आगे नंबर नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता। 7 बाल जमीन पे पड़े हैं, 7 बाल मतलब 7 रेशे बाल के, तो 7 हेयर गलत है, क्योंकि हेयर अनकाउंटेबल नाउन है, अगेन नंबर नहीं लगा सकते। तो इनको ठीक करके कैसे लिखेंगे? इनको ठीक करके ऐसे लिखेंगे। अगर आपने आज 5 ब्रेड खाई हैं तो आप बोलिए आई एट 5 स्लाइसिस ऑफ ब्रेड, ना कि 5 ब्रेड। बीच में कोई ऐसा शब्द लाना पड़ेगा जो अनकाउंटेबल नहीं है। तो स्लाइस का शब्द है जो उसका स्लाइसिस बन सकता है, ये अनकाउंटेबल नहीं है, ये काउंटेबल है, इसलिए स्लाइसिस ऑफ ब्रेड खाया आपने। या एक शब्द और लिख सकते हैं आप, आई एट 5 लोफ ऑफ ब्रेड, लोफ शब्द भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से उसने मुझे एक इंफॉर्मेशन दिया, एक इंफॉर्मेशन नहीं, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी तरह से अगर फर्श पे 7 बाल पड़े हैं तो आप बोलेंगे 7 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, ना कि 7 हेयर। तो इस तरह से आपको इनका ख्याल रखना है। अब अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स में फर्क क्या है? काउंटेबल तो मैं बता चुका हूं, जिसको आप गिन सकते हैं, जिसके आगे नंबर लगा सकते हैं।
सो जो शब्द है ए लगता है, जैसे ए डॉक्टर, ए पेन, ए मील, ए क्लास, ये काउंटेबल नाउन्स के आगे लगता है सिर्फ, अनकाउंटेबल के आगे ए नहीं लगेगा, किसी भी अनकाउंटेबल के नाउन के आगे ए नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल नॉलेज, नॉलेज के आगे कभी भी आप ए नहीं लगा सकते। इसी तरह मैनी शब्द लगेगा सिर्फ काउंटेबल नाउन के आगे, जिनको गिन सकते हैं। जैसे अगर आपके बहुत सारे दोस्त हैं तो आप बोलेंगे मैनी फ्रेंड्स, मैनी कप्स, मैनी बुक्स, मैनी लाइब्रेरीज। फ्यू और ए फ्यू, ये दोनों भी लगेंगे सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के आगे, जैसे फ्यू क्वेश्चंस, फ्यू टेबल्स, फ्यू प्रॉब्लम्स एटसेट्रा। अब देखते हैं कुछ ऐसे शब्द जो सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे लगते हैं। जैसे ये शब्द हैं मच, यानी मैनी और मच में क्या फर्क था, मैनी लगा काउंटेबल के आगे और मच लगा अनकाउंटेबल के आगे। जैसे अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप बोलेंगे मच मनी, आप मैनी मनी नहीं बोलेंगे। मच टाइम, मच फूड। लिटल एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ अनकाउंटेबल के आगे लगता है, जैसे लिटल ट्रबल, लिटल इक्विपमेंट, लिटल मीट एटसेट्रा। अ लिटल बिट ऑफ यानी थोड़ा बहुत, अ लिटल बिट ऑफ मतलब थोड़ा बहुत, अ लिटल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस, अ लिटल बिट ऑफ स्लीप, ये भी लगेगा सिर्फ अनकाउंटेबल के आगे। कुछ शब्द ऐसे हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ लग सकते हैं। जैसे शब्द है दा, काउंटेबल के साथ भी लग सकता है, अनकाउंटेबल के आगे भी लग सकता है। जैसे दा मंकी, दा स्कूल, या दा चीज, दा मशीनरी। ये डेफिनेट आर्टिकल है, ये मैं आर्टिकल में डिटेल में कवर करूंगा, दा, ए और एन कहां पे लगाते हैं। ऐसे ही शब्द है सम को आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के आगे लगा सकते हैं। सो काउंटेबल के आगे जैसे सम टेबल्स, सम स्टोर्स, और अनकाउंटेबल के आगे सम मनी, सम टाइम, सम नॉलेज एटसेट्रा। इसी तरह कुछ और शब्द देखते हैं जो दोनों के आगे लगते हैं, जैसे एनी किसी के आगे भी लग सकता है, जैसे एनी फॉर्क्स, एनी नॉलेज, एनी सोप एटसेट्रा, यानी काउंटेबल अनकाउंटेबल। और शब्द है नो भी किसी के आगे लग सकता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और अ लॉट ऑफ मतलब होता है बहुत ज्यादा, और अ लॉट ऑफ की बजाय आप अंग्रेजी में लॉट्स ऑफ भी लिख सकते हैं, और ये भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के आगे लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बहुत सारे दोस्त हैं तो आप बोलेंगे आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, या आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, दोनों ठीक हैं। यानी या तो लिखिए ए लॉट ऑफ या लिखिए लॉट्स ऑफ, और ये किसी भी शब्द के आगे आप लगा सकते हैं। सो ये आ गया लॉट्स ऑफ, ये काउंटेबल के आगे भी लग सकता है और अनकाउंटेबल के आगे लग सकता है। इसी तरह शब्द है एनफ मतलब काफी, ये भी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के आगे लग सकता है। आप ये भी बोल सकते हैं मेरे काफी दोस्त हैं, यानी आई हैव एनफ फ्रेंड्स, या फिर मेरे पास काफी ज्ञान है, आई हैव एनफ नॉलेज। प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ये भी अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के आगे लगता है। जैसे प्लेंटी ऑफ फ्रेंड्स, प्लेंटी ऑफ हाउसेज, प्लेंटी ऑफ नॉलेज एटसेट्रा। अब बात करते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव्स की। न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं जो नंबर दिखाते हैं और विशेषण का काम करते हैं, और ये नाउन के पहले लगते हैं। यानी बेसिकली हम किसी चीज को काउंट करने के लिए यूज करते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 200 रुपए हैं, तो इनमें से कौन सा ठीक होगा, आई हैव 200 रुपीज या आई हैव 200 रुपीज। अब देखिए इसमें रुपीज क्या है, रुपीज कोई चीज है जिसे मैं काउंट कर रहा हूं 200 लिख के, यानी 200 है न्यूमरल एडजेक्टिव, क्योंकि ये रुपीज की विशेषता बता रहा है, यानी ये विशेषण का काम कर रहा है। सो आई हैव 200 रुपीज, या 200 रुपीज में से आपको सिलेक्ट करना है। सो जब भी न्यूमरल एडजेक्टिव होगा हमेशा सिंगुलर होगा, बहुवचन नहीं लगेगा, यानी एस नहीं लगेगा। सो आंसर है आई हैव 200 रुपीज, यानी आंसर है ऊपर वाला। इसी तरह से देखिए उसके पास 5 दर्जन केले हैं, सो क्या लिखेंगे आप, शी हैज 5 डजन बनानाज या शी हैव 5 डजन्स बनानाज। अब अगेन बनाना कोई चीज है, यानी नाउन है, पर्सन प्लेस थिंग को नाउन बोलते हैं, और बनाना की विशेषता क्या है, कितने हैं, 5 दर्जन। 5 दर्जन हो गया विशेषण यानी एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कैसा होगा, न्यूमरल एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर। सो आंसर होगा शी हैव 5 डजन बनानास। कई बार इस तरह की पद्धति आती है, यानी 2 नाउन होते हैं और 2 नाउन के बीच में प्रेपोजिशन होता है, और ये आपको याद रखना है कि ये हमेशा सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप किसी बीच पे बैठे हैं समुद्र के किनारे, और वहां पे एक के बाद एक जहाज आए ही जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, शिप आफ्टर शिप इज कमिंग, शिप आफ्टर शिप्स आर कमिंग, शिप्स आफ्टर शिप्स, शिप्स आफ्टर शिप, या शिप आफ्टर शिप। ये कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या लिखें, तो याद रखिए अब यहां पे शिप क्या है, कोई जहाज, कोई वस्तु, यानी कि नाउन हो गया, और 2 नाउन के बीच में आ गया प्रेपोजिशन आफ्टर। ये जो शब्द हैं आफ्टर, बिफोर, इन, एट, ऑन, ये सब प्रेपोजिशन होते हैं। 2 नाउन के बीच में जब प्रेपोजिशन आ जाता है तो दोनों नाउन सिंगुलर हो जाते हैं, यानी कि ये शिप होगा, ये भी शिप होगा। अब बाकी ऑप्शन निकाल दीजिए, तो इसमें एक है शिप्स, यानी ये ऑप्शन तो गया,
ये है शिप्स, ये भी गया, इसमें भी शिप्स है, ये गया, यानी दो ऑप्शन बचे। एक बचा शिप आफ्टर शिप और दूसरा भी है शिप आफ्टर शिप। एक में है इज और दूसरे में है आर। अब क्योंकि ये नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यानी आंसर होगा फर्स्ट, शिप आफ्टर शिप इज कमिंग। इसी तरह से ये देखिए, मान लीजिए आप बोलना चाह रहे हैं कि मैं किताब के बाद किताब पढ़े जा रहा हूं, तो आप बोलेंगे आई एम रीडिंग बुक आफ्टर बुक, क्योंकि अगेन बुक भी नाउन है और बुक दूसरे वाला भी नाउन है और दोनों के बीच में है प्रेपोजिशन, और जब दो नाउन के बीच में प्रेपोजिशन आ जाता है तो दोनों नाउन हो जाते हैं सिंगुलर। सो आंसर होगा आई एम रीडिंग बुक आफ्टर बुक। इसी तरह से टाउन आफ्टर टाउन इज बीइंग पेंटेड, यानी एक शहर के बाद दूसरा शहर लगातार पेंट किए जा रहा हूं। टाउन आफ्टर टाउन इज बीइंग पेंटेड। सो ये भी टाउन है, ये नाउन, ये भी नाउन और बीच में आफ्टर यानी प्रेपोजिशन, तो दोनों हो गए सिंगुलर। और वर्ब भी सिंगुलर है, यानी इसमें इज होगा, आर नहीं होगा। अब बात करते हैं कोलोक्वल नाउन एरर्स। कोलोक्वल नाउन एरर मतलब क्या होता है? देखिए, ये शब्द कहां से बना? कोलोक्वल। अंग्रेजी में LOQ, लोक का मतलब होता है टू टॉक, यानी बातें करना। और कोलोक्वायल इंग्लिश बोलते वक्त गलतियां आ ही जाती हैं, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम अंग्रेजी बोलते हैं वो बहुत गलत बोलते हैं, उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं, क्योंकि भारत में जो हम अंग्रेजी बोलेंगे वो अंग्रेजी नहीं होगी जो लंदन में बोली जाती है, इसलिए हम अपने खुद के रूल्स फॉलो नहीं करते और इसलिए गलतियां आ जाती हैं। तो देखते हैं सबसे कॉमन कोलोक्वायल नाउन एरर कौन कौन से हैं। सबसे पहला नाउन एरर होता है जिसको बोलते हैं कजन। कजन मतलब होता है आपका कोई जो सगा संबंधी ना हो उसे कजन बोलते हैं, जैसे आपका कोई कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं कि कजन सिस्टर या कजन ब्रदर। या तो कोई आपका कजन हो सकता है या सिस्टर हो सकता है, कजन सिस्टर कुछ नहीं होता। इसी तरह से या तो कोई आपका कजन हो सकता है या ब्रदर हो सकता है, कजन ब्रदर नहीं हो सकता। लेकिन हम अक्सर बोलते हैं कि वो मेरा कजन सिस्टर है या वो मेरी कजन ब्रदर है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप ये सेंटेंस देखिए, आई हैव 2 कजन सिस्टर्स, मेरी 2 कजन बहनें हैं। क्या ये ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि या तो कोई आपका कजन हो सकता है या सिस्टर्स हो सकती हैं, कजन सिस्टर्स नहीं हो सकती। तो इसको लिखने का सही तरीका है आई हैव 2 फीमेल कजन, यानी कि मेरे 2 कजन हैं और दोनों फीमेल हैं, यानी आई हैव 2 फीमेल कजन। लेकिन ये लिखना गलत है कि आई हैव 2 कजन सिस्टर। मान लीजिए अगर आपके 2 कजन हैं और मेल है तो आप बोलेंगे आई हैव 2 मेल कजन। और कजन एक ऐसा शब्द है जो कजन ही रहता है, कजन्स कुछ नहीं होता। इसी तरह से चीट और चीटर क्या आएगा? अगर मान लो मुझे बोलना है वो धोखेबाज है, तो मैं क्या बोलूंगा? ही इज ए चीटर या ही इज ए चीट। तो याद रखिए चीटर कोई शब्द नहीं है, चीट ही होता है, तो आंसर है ही इज ए चीट। लेकिन हम अक्सर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हैं कि ही इज ए चीटर, तो ये गलत है। और ये गलती कहां से बनी? क्योंकि जो भी काम करने वाला व्यक्ति होता है हम उसके आगे ER लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ड्राइव कर रहा है तो हम बना देंगे उसे ड्राइवर। इसी तरह अगर कोई गार्डनिंग कर रहा है, हमारा जो माली होता है उसे बोलते हैं गार्डनर। इसी तरह जो चीटिंग कर रहा है तो हमने बना दिया चीटर, लेकिन ऐसा नहीं है, चीटिंग करने वाले को चीट ही कहा जाता है। सो आंसर है ही इज ए चीट। इसी तरह एक और कॉमन गलती, अगर आपको बोलना है मेरे हिसाब से, तो आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे अकॉर्डिंग टू मी। ये एक बहुत कॉमन गलती है जो इंडियंस करते हैं, अकॉर्डिंग टू मी। जैसे मान लीजिए अगर किसी को बोलना है मेरे हिसाब से एग्जाम बहुत टफ है, तो आप ये नहीं बोल सकते अकॉर्डिंग टू मी द एग्जाम इज टफ, ये गलत है। मेरे हिसाब से सचिन दुनिया का सबसे अच्छा बैट्समैन है, बिल्कुल गलत है, अकॉर्डिंग टू मी गलत है। अकॉर्डिंग टू मी कुछ होता ही नहीं है। अगर आपको बोलना है मेरे हिसाब से या मेरे विचारों में, तो आप बोलिए इन माई व्यू। इन माई व्यू मतलब मेरे ओपिनियन में, इन माई ओपिनियन, या एज फार एज आई थिंक, जहां तक मेरी सोच जाती है या जहां तक मैं सोचता हूं, एज फार एज आई एम कंसर्न। लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी गलत होता है। अब कुछ ऐसे नाउन देखते हैं जो सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं, दोनों हैं, दोनों का काम करते हैं, लेकिन ये कभी भी चेंज नहीं होते। चेंज का मतलब ये है इनमें ना तो एस लगेगा ना ES लगेगा, यानी इन्हें बहुवचन या कुछ भी तरह से में बदलाव इनमें संभव नहीं है, क्योंकि ये सिंगुलर का भी काम करते हैं और प्लूरल का भी काम करते हैं। आप इनके आगे सिर्फ नंबर लगा सकते हैं, अगर ज्यादा बड़ा नंबर लगाएंगे तो प्लूरल हो जाएंगे और अगर नंबर नहीं लगाएंगे तो सिंगुलर रहेंगे। ये नाउन है जैसे हिरन, डियर, एयरक्राफ्ट, शीप यानी भेड़, मछली यानी फिश, सीरीज और या प्रजातियां यानी स्पीशीज। अब मान लीजिए अगर आपके घर में एक हिरन है आपके घर के पीछे, तो आप बोलेंगे अ डियर इज बिहाइंड माई हाउस, यानी एक हिरन मेरे घर के पीछे, यानी यहाँ पे सिंगुलर हो गया। लेकिन अगर बहुत सारे हिरन है तो आप बोलेंगे 8 डियर आर बिहाइंड माई हाउस, तो यहाँ पे बहुवचन हो गया। और वर्ब भी फिर मैंने उसी हिसाब से चेंज की, यहाँ पे एक ही हिरन था तो इज लगाया, 8 हिरन थे तो मैंने आर कर दिया, और 8 हिरन है सिंपल मैंने शब्द के आगे 8 लगा दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक सिंगुलर का भी काम करेगा और प्लूरल का भी काम करेगा, लेकिन शब्द डियर ही रहेगा, डियर्स कोई शब्द नहीं होता। अब सवाल यह है कि ये अनकाउंटेबल नाउन से अलग कैसे हैं? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन में भी तो हम बहुवचन नहीं बना रहे थे, शब्द को वही
रहने देते थे, उसके आगे एस नहीं लगाते थे। अनकाउंटेबल नाउन से इसलिए अलग है, अनकाउंटेबल नाउन के आगे नंबर नहीं लगता है, लेकिन इनके आगे नंबर लग रहा है। तो यहां आप देख सकते हैं डियर के आगे मैंने 8 लिखा है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के आगे मैंने नंबर नहीं लिखा था। इसी तरह से अगर बोलना है आपको एयरक्राफ्ट, तो शब्द एयरक्राफ्ट ही रहेगा, चाहे एक एरोप्लेन खड़ा हो, एयरक्राफ्ट खड़ा हो, या 100 खड़े हो, रहेगा शब्द एयरक्राफ्ट ही। फॉर एग्जाम्पल, एन एयरक्राफ्ट इज टेकिंग ऑफ फ्रॉम द फ्लीट, यानी जहां पे विमान दौड़ता है वहां से एक एयरक्राफ्ट हवा में ऊंचा उड़ रहा है, तो आप बोलेंगे एन एयरक्राफ्ट इज टेकिंग ऑफ फ्रॉम द फ्लीट। और बहुत सारे हैं, मान लीजिए 7-8 हैं, तो आप बोलेंगे 7 एयरक्राफ्ट आर टेकिंग ऑफ फ्रॉम द फ्लीट। तो यहां पे एक एयरक्राफ्ट था इसलिए यूज किया है इज, और यहां 7 हैं तो मैंने यूज किया है आर, लेकिन शब्द एयरक्राफ्ट ही रहेगा। अगर मुझे बहुता दिखानी है, बहुवचन दिखाना है, तो मैं उसके आगे नंबर लगा दूंगा। अब देखते हैं अंग्रेजी में जेंडर कितने तरह के होते हैं। जेंडर का मतलब होता है लिंग। तो सबसे पहला है पुलिंग, यानी मैस्कुलिन जेंडर। ये वो जेंडर हैं जो मेल सेक्स के बारे में बताते हैं, जैसे मैन आदमी, बच्चा, हीरो, लायन, राजा, हॉर्स, एक्टर, एटसेट्रा। ये सारे हैं मैस्कुलिन जेंडर, और इनके हमेशा फीमेल जेंडर भी होंगे, जैसे मैन का वुमेन बन जाता है, लॉयन का लायनेस बन जाता है, हीरो का हीरोइन बन जाता है, किंग का क्वीन बन जाता है। इसलिए ये वाले हो गए मेल, और दूसरे वाले हैं फीमेल जेंडर। फीमेल जेंडर वो हैं जो फेमिनिन जेंडर के बारे में बताते हैं, यानी स्त्रीलिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल वुमेन, काओ, हैन, क्वीन, एक्ट्रेस, एटसेट्रा। तीसरे होते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब जो मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, दोनों हैं। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है कि कोई मेल भी और फीमेल भी हो। यहां पे मेरा मतलब ये नहीं है कि सेम पर्सन मेल भी और फीमेल भी है, यहां पे मेरा मतलब ये है कि सेम शब्द मेल के लिए भी यूज किया जा सकता है और फीमेल के लिए भी यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हैं टीचर, तो टीचर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, यानी वो कॉमन जेंडर है। इसी तरह से बेबी, बर्ड, कैट, कैटल, चाइल्ड, अगर आप बोलते हैं चाइल्ड, तो चाइल्ड मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। इसी तरह गार्डियन, फ्रेंड, पैसेंजर, प्यूपिल, इन्फेंट, कजन, सिंगर, स्टूडेंट, स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, यानी ये सारे हैं कॉमन जेंडर। और चौथे होते हैं जो ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, यानी कि ना तो ये मेल का काम कर सकते हैं ना फीमेल का काम कर सकते हैं। इनमें जनरली होते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल किताब। अब किताब ना तो मेल है ना फीमेल है, यानी ये है न्यूटर जेंडर। तो जितने भी ज्यादातर जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं वो सारे होते हैं न्यूटर जेंडर, जैसे पेन, टेबल, स्कूल, चट्टान, सोना, एटसेट्रा। अब बात करते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स में आपको एक चीज याद रखनी है, एनिमल्स के लिए हर एक के लिए एक खास शब्द होता है, एक जनरल वर्ड होता है एनिमल के लिए, लेकिन कुछ खास जानवर हैं जिनके लिए मेल और फीमेल शब्द अलग अलग यूज करते हैं, और ये एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं, इसलिए इन पे नजर मारना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं कौन कौन से जानवर हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जिनके लिए अलग अलग शब्द हैं मेरे पास, मेल के लिए और फीमेल के लिए। सबसे पहले देखते हैं रैबिट यानी खरगोश। खरगोश मेल रैबिट को बोलते हैं बक और फीमेल को बोलते हैं डो। घोड़े में मेल घोड़े को बोलते हैं स्टैलियन और फीमेल घोड़ी को बोलते हैं मेयर। शीप में रैम और ईयू। पिग, बोर और सो। चिकन, रूस्टर और हेन। डक, ड्रेक और डक। कैटल में बुल होता है मेल और काऊ होती है फीमेल। गैंडर होता है मेल बत्तख और गूज होती है फीमेल बत्तख। लोमड़ी में फॉक्स बोलते हैं मेल लोमड़ी को और फीमेल लोमड़ी को बोलते हैं विक्सन। टाइगर होता है मेल, टाइग्रेस होती है फीमेल, और लायन होता है मेल, लाइनेस होती है फीमेल। यानी ये सब वो जानवर हैं जिनमें मेल और फीमेल के लिए अलग अलग शब्द यूज होते हैं। तो अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं नाउन्स की, कुछ एग्जाम के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, देयर इज अ न्यूज इन सम क्वार्टर दैट पीएम इज गोइंग टू रिजाइन, यानी कुछ जगह ऐसी खबर फैलाई गई है कि प्रधानमंत्री रिजाइन करने वाले हैं। क्या इस सेंटेंस में कोई गलती है? अब देखिए, सेंटेंस करेक्शन एक कला है, एक आर्ट है। अगर आपके बेसिक्स ग्रामर में क्लियर हैं तो आप सेंटेंस करेक्शन में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ग्रामर की जो सबसे ज़्यादा जान है वो है सेंटेंस करेक्शन, और ज़्यादातर बच्चे ग्रामर में वीक रह जाते हैं, इसलिए सेंटेंस करेक्शन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। क्वेश्चन दूर की बात है अटेंड करना। अब इसमें देखिए क्या गलती है। सबसे पहले सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, एक एक शब्द को ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है कुछ देयर इज ए न्यूज, यानी कोई एक ऐसी न्यूज फैली है। देयर इज ए न्यूज में कोई एरर नजर नहीं आ रहा। इन सम क्वार्टर, क्वार्टर मतलब क्या होता है? क्वार्टर मतलब होता है एक चौथाई। एक चौथाई को बोलते हैं क्वार्टर। लेकिन क्या यहाँ पे आप एक चौथाई बोलना चाह रहे हैं या आप जगह बोलना चाह रहे हैं? मान लीजिए आपके घर में कोई नौकर रहता है, तो वो कहाँ पे रहता है? क्वार्टर में रहता है या क्वार्टर्स में रहता है?
सर्वेंट क्वार्टर बोलते हैं कि सर्वेंट क्वार्टर्स बोलते हैं? तो जब भी कोई रहने की जगह होती है उसको बोलते हैं क्वार्टर्स। तो यहां पे गलती है इस शब्द में, क्वार्टर नहीं। क्वार्टर का मतलब तो होता है एक चौथाई, आप बोलेंगे क्वार्टर्स। तो गलती है इस शब्द के अंदर, यानी ये शब्द गलत है इस सेंटेंस में, गलती। और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? इस एग्जाम में या तो ये सीधा आ सकता है या फिर इसको 4 भागों में डिवाइड कर देंगे ऐसे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और पूछेंगे कौन से पार्ट में गलती है। तो 4 गोले आपको उसी हिसाब से भरने होंगे, ए बी सी या डी। तो इसमें आंसर ये बी वाले में गलती है, तो आंसर हो गया बी। सो इसका आंसर है देयर इज अ न्यूज इन सम क्वार्टर्स दैट पीएम इज गोइंग टू रिजाइन। अगला क्वेश्चन, आई रिक्वेस्ट यू टू पुट योर साइन ऑन द पेपर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने साइन कर दीजिए पेपर के ऊपर। अब देखिए इसमें क्या गलती है, इसमें बहुत कॉमन गलती है। ये साइन जो होता है ये वर्ब होता है, ये नाउन नहीं होता। मैं बोल रहा हूं आप पेपर के ऊपर कुछ कर दीजिए, कुछ चीज कर दीजिए, और वो चीज क्या है? वो है सिग्नेचर। तो यहां पे जब कोई चीज पेपर के ऊपर मैं करूंगा, यानी मुझे पेपर के ऊपर कोई थिंग चाहिए, और थिंग क्या होता है? नाउन। और नाउन होता है हमेशा सिग्नेचर, यानी पेपर के ऊपर आप सिग्नेचर करते हैं, साइन नहीं करते। तो यहां आप सिग्नेचर को कन्वर्ट कर दीजिए, साइन को कन्वर्ट कर दीजिए सिग्नेचर के अंदर। सो आंसर होगा आई रिक्वेस्ट यू टू पुट योर सिग्नेचर ऑन द पेपर। इसको ठीक करने का एक तरीका और भी है वैसे, आप क्योंकि वर्ड था साइन, तो साइन को वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं क्योंकि साइन वर्ब होता है। तो आप ये भी बोल सकते हैं आई रिक्वेस्ट यू टू साइन ऑन द पेपर। ये भी ठीक है, ये भी गलत नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू टू साइन ऑन द पेपर। अब यहां पे जो साइन है ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है, नाउन की तरह यूज नहीं हो रहा है, क्रिया की तरह यूज हो रहा है, संज्ञा की तरह यूज नहीं हो रहा है। अगला सवाल, जब मैं कमरे में घुसा तो मैंने देखा सांप क्रॉल कर रहा था ग्राउंड के ऊपर। इसमें क्या गलती है? अब देखिए सांप क्रॉल कर रहा था। अगला सवाल, जैसे ही मैं बेडरूम में घुसा मैंने देखा कि एक सांप क्रॉल कर रहा था, यानी रेंग रहा था ग्राउंड के ऊपर। व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। अब इसमें गलती कैसे पहचाने? अगेन सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, एक एक शब्द पे नजर मारिए। जब आप कमरे के अंदर गए तो कमरे के अंदर सांप रेंग रहा था। ग्राउंड हम बोलते हैं जमीन को, कमरे के अंदर क्या आपको ग्राउंड मिलेगा? नहीं, कमरे के अंदर आपको मिलेगा फ्लोर। तो कमरे के अंदर फर्श होता है, ग्राउंड नहीं होता। ग्राउंड होता है जो जमीन का जो फिजिकल ग्राउंड होता है, जैसे किसी ग्राउंड के ऊपर आप खेलते हैं, मैदान, खाली मैदान, या जिस जहां पर पेड़ लगे होते हैं उसे ग्राउंड बोलते हैं। रूम के अंदर ग्राउंड नहीं, फ्लोर होता है। तो ये वोकैब एरर है इसके अंदर। अगला सवाल, वो गलती से अपना जो लगेजेस हैं वो घर पे छोड़ गए। अब लगेजेस, बहुत सारा लगेज था उनके पास, वो घर पे छोड़ गए। लेकिन लगेज कैसा शब्द है? लगेजेस कुछ शब्द ही नहीं होता, शब्द होता है लगेज, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है। अगर बहुत सारा लगेज है तो भी लगेज ही रहेगा। तो आंसर है दे लेफ्ट देयर लगेज एट होम, ना कि लगेजेस एट होम। इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जैसे बैगेज, पोस्टेज, ये सारे के सारे सिंगुलर रहते हैं। अब ये सवाल है, इसमें गलती बतानी है। आई थिंक ये तुम्हारी किताब नहीं है, ये किसी और की है। आई थिंक दिस इज नॉट यूर बुक, दिस इज समबडीज एल्स। क्या इसमें कोई गलती है? देखिए अब आपको बोलना है किसी और की है, तो जब आप बोलेंगे किसी और की है तो आप बोलेंगे समबडी एल्सेज। समबडी एल्सेज मतलब किसी और की किताब है। जब भी आप कोई ऐसे शब्द एक साथ लिखते हैं तो उसमें अपोस्ट्रोफ आखिरी वाले शब्द के अंदर लगाते हैं। सो इसके अंदर जो सही आंसर हो गया वो है ये कि आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, दिस इज समबडी एल्सेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना है ये मेरा जाती मामला है, किसी और का नहीं, तो आप बोलेंगे आई थिंक दिस इज माई बिजनेस, नॉट नोबडी एल्सेज। तो जो आखिर में लगेगा, एल्सेज के बाद अपोस्ट्रोफ लगेगा, नोबडी या समबडी के बाद नहीं लगेगा। एक और सवाल की प्रैक्टिस करते हैं। द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस मेड मी हैप्पी। यानी कि कोई जगह है, उसके आसपास की जो सराउंडिंग है, जो जगह है, उसने मुझे, जो वो बहुत खूबसूरत है, इस वजह से मैं बहुत खुश हो गया। अब देखिए जब भी कोई जगह होती है और उसके आसपास की जगह होती है, उसके लिए आप शब्द यूज करते हैं सराउंडिंग्स, ना कि सराउंडिंग। तो आंसर होगा द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस। तो ये छोटी छोटी गलतियां आपको पहचाननी है नाउन्स के अंदर। सो ये था नाउन्स का कंप्लीट चैप्टर। आई होप आपको नाउन्स में अब कोई डाउट नहीं रहेगा।
पूरा कंप्लीट कवरेज नाउन्स का इसमें किया गया है। हर तरह के नाउन्स कवर किए गए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई गई है। इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है वो देना है टाइप्स ऑफ नाउन्स पे। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो सिंगुलर दिखते हैं लेकिन प्लूरल में यूज़ होते हैं, प्लूरल दिखते हैं सिंगुलर में यूज़ करते हैं, एक वचन, बहुवचन, पोजेसिव नाउन्स, इन पर आपको खास ध्यान देना है। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है नाउन्स के अंदर, आप अब ये चैप्टर पढ़ने के बाद कंसेप्चुअली अपने जो भी क्वेश्चंस आपके पास है नाउन के उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।